गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड पर्किंसन सूत्र। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आज बीएससी का जो न्यूक्लियर का पेपर था उसमें कल जो मैंने टॉपिक कराया था ना तुमको, रदरफोर्ड स्कैटरिंग रदरफोर्ड का संगत प्राचल तथा प्रकीर्णन कोण में जो संबंध कराया था उसी पे आज क्वेश्चन था। ठीक है, उसी से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस बार वो आ गया तो इस बार हो सकता है ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला है, इसीलिए इस पे ध्यान देना थोड़ा, दोनों पे ही थोड़ा डेरिवेटिव है तो थोड़ा लंबा है पर ध्यान देना। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं हम क्लास। तो रदरफोर्ड आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र। बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था कि जब कोई न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, इसका एक्सेस, ठीक है, ये मैंने बना, डायग्राम मत बनाना, मैं जब बोलूं तभी बनाने लगना, कुछ भी लिखना मत ऐसे ही। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में मैंने ये डायग्राम बनाया था, इसलिए जो इससे पिछली क्लास हुई थी हमारी, यहाँ से अल्फा कण आता है हमारा बच्चों, है ना, ये जब अल्फा कण आता है और ऐसे करके जा रहा था तो यहाँ जो एंगल बनता था उसको हमने बोला था प्रकीर्णन कोण, और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने बोली थी संगत प्राचल बी। मतलब जो प्रारंभिक दिशा व न्यूक्लियस के केंद्र के बीच की दिशा, इससे जब वो जाता, अगर ये न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके बीच की दूरी को हम क्या बोले थे? संगत प्राचल। और ये कोण जो प्रारंभिक दिशा से जितना ये अल्फा कण विचलित हो गया था उसको हमने बोला था प्रकीर्णन कोण। अब देखो बच्चों, तो कल हमने फॉर्मूला निकाला था कोट थीटा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बी बटे जेड ई स्क्वायर। यही आया था क्या फॉर्मूला? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख रहा, यही फॉर्मूला आया था क्या? जल्दी से बताओ हाँ या ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, ये b का मान जब मैं बोला था, जब ये b 0 करते हैं, मतलब पहले अल्फा कण इतनी दूरी पे है, यहां से जा रहा है तो ये ऐसे मुड़ा। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, मतलब अगर ये इधर से जा आता, इस लाइन पे आता, तो ये इसको और प्रतिकर्षित करता, तो ये और ज्यादा इधर से ऐसे मुड़ता। अगर ये इस लाइन पे आ जाता है तो ये इस लाइन पे जब आता है तो b का मान कितना होता जा रहा है? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा b घट रहा है, तो b जब इसके बराबर आ जाता है यहाँ पर, तो ये कितने से हो जाता है? 180। मतलब कोई जो अल्फा कण है उसके लिए ये थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 180 होगा ना, क्योंकि इससे आया और इसी से वापस चला गया, तो मतलब थीटा ये घूम के कितना होगा? पूरा 180। तो मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है? 180। ठीक है, 180 हो सकता है। और मिनिमम थीटा अगर ये बहुत दूर हो तो कितना होगा? 0, अनंत हो जाएगा तो 0 होता है। ये सब मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसको थोड़ा बताना जरूरी था वापस, क्योंकि आज इसका थोड़ा सा यूज होगा। देखो कैसे, अभी जब हमारा ये फॉर्मूला था b, मतलब अगर मैं एक चीज बोलूं कि मैं इतनी दूरी लूं यहां से लेके यहां b, मतलब जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इस b से आएगा वो कितने से जाएगा? कोट थीटा बाय 2, मतलब उसके लिए एंगल कितना होगा? थीटा। जो b डिस्टेंस पे आएगा उसके लिए एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अब मान लो ये इतनी दूरी b के अंदर अल्फा पार्टिकल अकेला तो होगा नहीं, इससे मान लो ये तुम्हारा रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इससे बहुत सारे कण निकल रहे हैं, अल्फा कण, एक तो निकलेगा नहीं, बहुत सारे निकल रहे हैं, है ना। तो मान लो जो लास्ट कण है उसका दूरी b है, इसका एंगल थीटा मान लिया, और इसके इस दूरी के अंदर बहुत सारे अल्फा कण ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सबसे आखिर का कण है जो अल्फा यहाँ है, इसका डिस्टेंस b है, तो b के लिए एंगल कितना हो सकता है? थीटा। अब b के अंदर इसका एंगल कितना होगा? ये जो है इसके लिए दूरी ये b से कम है, दूरी कम है तो एंगल ज्यादा, ऐसा ही पढ़ा था, क्योंकि कल क्या था हमारा? ये जेड ई स्क्वायर ई बी बटे हमारा क्या आ रहा था? सॉरी, ये था हमारा
से कम कोण तो थीटा होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 180। मतलब जो जी इस नाभिक से लेकर बी तक की दूरी है, इस दूरी के अंदर जितने अल्फा कण आएंगे वो कम से कम थीटा व अधिकतम पाई, पाई का मतलब 180 होता है ना, अधिकतम पाई से क्या हो जाएंगे, प्रकीर्णित हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आएगा। ठीक है, अभी मैं यही चीज लिखवाना चाह रहा हूं थ्योरी में, मैं नहीं लिखवाऊं तो भी तुम भी शायद लिख सकते हो, इतना मैंने जो समझाया है, फिर भी तुम लोग लिखो। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में जो अल्फा कण संघट प्राचल, जो अल्फा कण संघट प्राचल, संघट प्राचल दूरी b तक आपतित होते हैं, दूरी b, संघट प्राचल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, b, इसका सिंबल क्या था, हमने b माना था, है ना। संघट प्राचल b तक आपतित होते हैं, वे प्रकीर्णन कोण थीटा, वे प्रकीर्णन कोण थीटा या उससे अधिक कोण, या उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। या उससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं तथा इस दूरी b के द्वारा, तथा इस दूरी b के द्वारा बनने वाले क्षेत्रफल, बनने वाले क्षेत्रफल पाई b स्क्वायर, बनने वाले क्षेत्रफल पाई b स्क्वायर, लिखो साथ में लिख लो, बनने वाले क्षेत्रफल पाई b स्क्वायर को प्रकीर्णन क्षेत्रफल कहते हैं। प्रकीर्णन क्षेत्रफल, हाँ तो मैंने कहाँ तक लिखा दिया बच्चों, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ तक लिखवा दिया बच्चों, प्रकीर्णन क्षेत्र कहते हैं, लिखवा दिया था क्या, उसको प्रकीर्णन क्षेत्र कहते हैं। यस सर। हाँ, प्रकीर्णन क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखो मैंने ये समझा दिया, इसका ये क्षेत्रफल कैसे बना। देखो ये नाभिक, ठीक है, ये नाभिक इधर से आ रहा है अल्फा कण, ये नाभिक है, इधर से आ रहा है अल्फा कण, तो इसका एक प्लेन बनेगा ना। देखो बच्चों यहाँ ये मान लो ये नाभिक है, ये तो हमारा कोई भी चीज क्या है, त्रिविम में है, 3 डायमेंशनल है। तो देखो इसके ऊपर यहाँ तो ये जो बोर्ड है, ये तो तुम्हारा एक इसका जो इसका ऐसे एक्सिस बनाओगे ये, तो ये एक प्लेन बन जाएगा ना इसके ऐसा। मेरी हथेली देखो, अगर मान लो ये अल्फा कण, ये सॉरी नाभिक है, और मैं ऐसे हथेली रखूं, तो ये हथेली के बीच में मेरा वो है क्या, नाभिक है। तो इस नाभिक के बीच से इधर नीचे, इधर इस तरफ बोर्ड के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एक प्लेन बन जाएगा। जैसे ये हथेली बन रही है, देखो यहाँ मैंने यहाँ रख दिया, तो ये हथेली एक तरह से प्लेन बन गई। अब इससे देखो इस नाभिक से इधर अगर कोई कण आया तो वो भी b दूरी पे होगा, समझो। देखो ये नाभिक है, अगर इससे इस तरफ आया तो यहाँ से यहाँ दूरी ये b, इससे ऊपर आया तो ये भी b, इससे नीचे आया ये भी b, इससे इधर आया वो भी b। तो ऐसा अगर हम करेंगे चारों तरफ, मतलब इसके इस तरफ भी, इसके ऊपर भी, इसके डाउन साइड में भी, इसके इधर भी, तो ऐसा करेंगे तो एक प्लेन बन जाएगा। और ये b दूरी जो प्लेन बनेगा ऐसा, इसके चारों तरफ, इसके हर तरफ की दूरी b निकालेंगे हम, इस नाभिक से हर तरफ b, हर तरफ, हर दिशा में b, ऐसे। पहले मैं नाभिक को तुम्हें इधर से दिखा रहा था, इस तरफ से, अब तुम सामने से देखो, इधर से अल्फा कण आ रहे हैं, यहाँ नाभिक है, इधर से अल्फा कण आ रहे हैं, अगर यहाँ आए इस लाइन पे तो भी दूरी b, यहाँ आए तो भी दूरी b, यहाँ आए तो भी दूरी b,
यहाँ पूरी दूर के अंदर, इस पूरे वृत्त के इनसाइड अंदर, अंदर का जो भी भाग होगा बच्चों, उसका मान b से कम होगा। b से कम होगा ना, क्योंकि ये एक वृत्त है, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है और इतनी दूरी ये b है, तो इसके यहाँ आए, ये सब दूरियां b से कम ही रहेंगी। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं हम। तो मतलब इस जो क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्रफल के अंदर जो भी अल्फा कण आएंगे वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, कम से कम b के लिए कितना होता है, थीटा, और इधर जो भी अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, थीटा से ज्यादा, मतलब पाई तक जा सकते हैं। ये क्षेत्रफल समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखो, माना एक टी मोटाई की, माना, एक मिनट रुको, एक प्रकीर्णन क्षेत्र का एक परिभाषा और लिखते हैं, वो और लिखवा देता है, काट दो उसको। प्रकीर्णन क्षेत्र हेडिंग डालो और उसकी एक परिभाषा लिख लो, ठीक है, बीच में। ये अलग से भी कई बार 1 नंबर आधे नंबर में परिभाषा भी पूछी जाती है, तो मुझे ये भी लिखवानी है। तुम इसमें साथ में ही रखना कंटिन्यूअस, बस इसको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है ना, ऐसे लास्ट का प्रकीर्णन क्षेत्र, परिभाषा लिखूंगा उसके शुरू में और लास्ट में से लगा देना। प्रकीर्णन क्षेत्र लिखो इसको बारे में, किसी निश्चित संगत प्राचल दूरी b, किसी निश्चित संगत प्राचल दूरी b से बनने वाला क्षेत्र, से बनने वाला क्षेत्र, बनने वाला क्षेत्र जिसमें आपतित अल्फा कण, बनने वाला क्षेत्र जिसमें आपतित अल्फा कण थीटा या इससे अधिक, थीटा या इससे अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं, प्रकीर्णन क्षेत्र कहलाता है, प्रकीर्णन क्षेत्र कहलाता है, तथा इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा लिख देना, सिग्मा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, लिख लिया। और सिग्मा बराबर कितना होगा, पाई बी स्क्वायर। अभी मैंने निकाल के बताया था ये कैसे आता है, पाई बी स्क्वायर है ना, ठीक है। ये हो गया प्रकीर्णन क्षेत्र की परिभाषा, वो इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, यहां तक रखना। ये अलग से भी पूछी जाए तो तुम इतना अलग से लिख देना, ठीक है। और रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र आए तो उसमें भी ये साथ में लिख देना, दोनों साथ में है, ठीक है। आगे लिखो अब, माना एक टी मोटाई की पर्णिका है, माना एक टी मोटाई की पर्णिका है जिसके प्रति एकांक आयतन में, जिसके प्रति एकांक आयतन में स्मॉल एन, ठीक है, जिसके प्रति एकांक आयतन में स्मॉल एन परमाणु है, ठीक है, स्मॉल एन लिखा। तो इसके एकांक क्षेत्रफल में, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या स्मॉल एन इंटू टी होगी यदि, यदि अल्फा कण, यदि अल्फा कणों, यदि अल्फा कणों का एक पुंज, यदि अल्फा कणों का एक पुंज पर्णिका के, पर्णिका के कैपिटल ए, पर्णिका के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर आपतित होता है, आपतित होता है, तब
तब ये अल्फा कण पर्णिका के NTA परमाणुओं से प्रकीर्णित होंगे तथा एक परमाणु का प्रकीर्णन क्षेत्र सिग्मा बराबर पाई बी स्क्वायर होता है तो NTA परमाणुओं का कुल प्रकीर्णन क्षेत्र निम्न प्रकार होगा। सिग्मा टी बराबर कितना हो जाएगा, एक का इतना है, देखो एक परमाणु का बच्चों इतना है तो NTA परमाणुओं का कितना हो जाएगा, एक का इतना है तो NTA से गुणा कर दो, NTA पाई बी स्क्वायर, ये समीकरण 1। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। जो मैंने अभी बोला है उसको ऊपर की वो ये लाइन पढ़ो जो मैंने जहां से लिखा है। माना एक टी मोटाई की पर्णिका है जिसके एकांक क्षेत्रफल में एकांक आयतन में n परमाणु है। ये कितनों को समझ में आया है या इसको समझाऊं मैं? सर ये पर्णिका क्या होती है? पर्णिका मतलब एक पेपर, एक पेज, पेपर जानते हो ना, एक पेपर जैसा पर्णिका, मतलब तुम्हारी जैसे पॉलीथीन थैली होती है ना वैसी। अब बरक आती है ना हमारी, मिठाई के ऊपर लगती है, चांदी की बरक देखी है ना सबने? यस सर। वही पर्णिका होती है, उसी को पर्णिका बोलते हैं। सेम पर्णिका वो चांदी की पर्णिका है। यहाँ रदरफोर्ड ने वैसा क्या लिया था, गोल्ड की पर्णिका ली थी, बस इतना ही फर्क था। वो चांदी से बनी है, वो गोल्ड से बनी है। ठीक है, वो पर्णिका होती है। अब आता है सवाल यहाँ, ये जो मैंने लाइन लिखवाई है बच्चों कि टी मोटाई की पर्णिका है, इसके एकांक आयतन में n परमाणु है तो इसके एकांक क्षेत्रफल में NT परमाणु होंगे। ये कितनों को समझ में आया? ये समझ में आया या इसको मैं थोड़ा सा बता दूं? इसको थोड़ा बता देता हूं। ये इक्वेशन यहाँ रखना, ठीक है, ये कल आगे इस इक्वेशन से आगे हम कल करेंगे। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग कोई चीज एकांक मतलब क्या होता है? मानो कोई चीज का आयतन V है, V में तुम्हारे पास अगर कैपिटल N परमाणु है, मतलब V आयतन, लिखूंगा नहीं बच्चों, पूरा समझना है ये सिर्फ। V आयतन में N परमाणु है तो एक आयतन में कितना होगा, N/V। इसी को बोलते हो एकांक। और ये हमने कितना माना हुआ है, जो मैंने लिखाया है कि उस पर्णिका में कितने हैं, स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n माना है। ये N/V का मान कितना माना है हमने, स्मॉल n माना है। देखो तुम्हारे नोट्स में देखते चलो साथ में जो मैंने लिखा है। माना एक टी मोटाई की पर्णिका जिसके प्रति एकांक आयतन में n परमाणु है, तो एकांक आयतन में स्मॉल n परमाणु मान लिए। अब देखो मुझे ये बताओ आयतन क्या होता है? आयतन किसी चीज का, ये एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है। पर्णिका को मैं जूम करके दिखा दिया। पर्णिका तो तुम्हारी अबरक जो मैंने बोला है, जो चांदी की बरक होती है, वो तो बहुत पतली होती है ना, थिकनेस उसकी टी बहुत पतली होती है। मैंने दिखाने के लिए इसको बहुत मोटा दिखा दिया। ये मानो ये तुम्हारा टी है, इतना मोटा, ठीक है, ये टी मोटाई है। अब इधर देखो, ये नीचे इसका ये क्या होता है, इसको मान लो तुम, ये तुम्हारी लंबाई, सॉरी ये लंबाई या चौड़ाई बोलो, लंबाई L लिख देता हूं। ये इधर इस तरफ में ये तुम्हारा L, और ये इधर तुम्हारी, ये तुम्हारा H। 3 डायमेंशन होंगे ना, देखो ये सॉरी ये T माना, इसकी मोटाई T हो गई, ये ऊंचाई को हमने L मान लो, L
लंबाई गुना चौड़ाई L गुना H, तो इस A B C D आयत का इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई ये H, ठीक है, L गुना H। तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल A, कैपिटल A। अब देखो ये क्या था, ये एक हमारा क्यूब है, क्योंकि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है, दो चीज है, सॉरी तीन चीज है। तो इसका आयतन कितना होता था, हमारा फॉर्मूला था लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं ना। तो ये लंबाई गुना ऊंचाई तो हमारा कितना है, यहाँ पर दोनों का गुणा करके a हो गया, और ये जो विड्थ थी इसको हमने t माना है। तो आयतन कितना हो गया तुम्हारा, v बराबर a गुना t, v बराबर क्या हो गया, a गुना t। तो देखो इस फॉर्मूले पे आओ, n बराबर क्या हो गया, कैपिटल N बटे v, स्मॉल n बराबर हो गया कैपिटल N, v की जगह तुम लिख सकते हो a गुना t, ठीक है, v की जगह तुम क्या लिख सकते हो, a गुना t लिख दिया। आयतन था तो क्षेत्रफल गुना चौड़ाई, तो आयतन हो गया ये। अब देखो यहाँ पर n बटे a क्या होगा, देखो जैसा तुमने यहाँ किया, v आयतन में n परमाणु, एकांक आयतन में कितने परमाणु, n बटे v। तो देखो n बटे a, इसका मतलब क्या हुआ, एकांक क्षेत्रफल। तो मैं n बटे a निकालूं इससे, तो वो कितना आएगा, n गुना t। यही मैंने लिखा है, यही मैंने नोट्स में लिखवाया है तुम्हें कि एकांक क्षेत्रफल में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, n इंटू t, ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब एकांक क्षेत्रफल में nt परमाणु है, तो n एक क्षेत्रफल में कितना हो गया, इसको a से गुणा कर दो, तो ये a से गुणा करोगे तो वो हो जाएगा nt गुणा a। तो nt a कितने परमाणु होंगे, तो देख लो यहाँ पर अगर तुम a से गुणा करोगे तो n परमाणु तुमने शुरू में माना था, v आयतन में n परमाणु है ना, इसको a से गुणा करो तो तुम्हारा n बराबर nt गुणा a, यही आ रहा है। जो थ्योरी लिखी है उसको थोड़ा सा समझ लो, न्यूक्लियर है फिजिक्स हमारी, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझोगे तो याद करना थोड़ा इजी रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं तो नोट्स तो फिर वैसे जैसा तुम अभी तक करते आए वैसे कर सकते हो, जो भी तुम्हारा सिद्धांत रहा है, ठीक है बच्चों। क्लास एंड करें यहाँ पे, आगे कल करेंगे, ठीक है। सुनाई दे रहा है बच्चों, क्वेश्चन बताना है। क्या बताऊं, क्या बोले सर, वो आपने करवाया था ना कल परसों, उसमें कोस फाई आया था, कोस f कोस फाई dt। हाँ, f कोस फाई dt, हाँ ये कोस फाई कैसे आया, कोस फाई कैसे है वो बताता हूँ। देखो एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ आज की क्लास की, बाकी मैं